10 और न्यूज़ 10 में हम लगातार आपको बता रहे हैं कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये जानकारी दी है। श्यामा मिश्रा जुड़ चुकी हैं हमारे साथ मुंबई से। श्यामा, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे। आरबीआई गवर्नर ने एक बार फिर ये घोषणा की कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। फरवरी 2023 से कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितनी बड़ी खबर? देखिए, बहुत बड़ी खबर तो नहीं है क्योंकि ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर था और जो एक्सपर्ट्स थे वो उम्मीद कर ही रहे थे कि यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं होने वाला है। उसकी कोई आशंका नहीं है कि कोई बदलाव होगा यहाँ पे। हाँ, जो रुख है, जो स्टैंस है, वो बिल्कुल यहाँ पर बदला गया है और ये माना भी जा रहा था। कई सारे एक्सपर्ट्स इस बात को लेकर सहमत भी थे कि अब जो अकोमोडेटिव स्टैंस है उसे बदलकर न्यूट्रल किया जा सकता है। और उसी तरीके से देखा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अपने स्टेटमेंट में ये बताया कि एमपीसी जो है वो बिल्कुल सहमत थी कि न्यूट्रल को स्टैंस को न्यूट्रल कर दिया जाए, यानी कि अब जो रिजर्व बैंक है या एमपीसी है वो बढ़ोतरी के लिए या घटौती के लिए ओपन रहेगा। और पहले अगर हम बात करें कि जब साल शुरू हुआ था तब ये माना जा रहा था कि साल के अंत तक यानी सितंबर या दिसंबर का जो पॉलिसी होगा वहाँ पर कुछ दरों को घटा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ हो रहे हैं, जो इतने सारे फैक्टर्स हो रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। और साथ ही अब जब न्यूट्रल कर दिया गया है तो उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि दिसंबर में कोई घटौती हो सकती है। लेकिन अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, महंगाई की बात करें, जो कि काफ़ी बड़ा सरदर्द बना रहता है भारतीय रिजर्व बैंक के लिए, वो यहाँ पर कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। एक थोड़े समय के लिए वो कंफर्टेबल रेंज में भी गया था रिजर्व बैंक के। लेकिन जिस तरीके से गवर्नर हमेशा कहते हैं कि हमें सिर्फ हमें कम नहीं करना है बट वो उस तरीके से सस्टेन करे, यानी कि वो वही कम रेंज पर बना रहे, ये हमारी एक एम है। और जिस तरीके से भारतीय रिजर्व बैंक को ग्रोथ को भी सपोर्ट करना है और ये भी इंश्योर करना है कि महंगाई है वो जो काबू में रहे और काबू में ही उस रेंज में ही रहे, बरकरार रहे, ये बहुत सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसी वजह से यहाँ पर अगर आप देखें तो महंगाई पर भी भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा कि अब आने वाले समय में यानी कि जो ताज़ा डेटा आएंगे सितंबर महीने के, वो एलिवेटेड होंगे, यानी कि वो जो रेंज एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे ज़्यादा होगा, यानी कि सरदर्द भारतीय रिजर्व बैंक का बढ़ रहा है यहाँ पर। इसके अलावा बात करें तो ग्रोथ प्रोजेक्शन जो है, जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन है, वो 7.2 पर बरकरार है। और साथ ही जो महंगाई दर है, सीपीआई इन्फ्लेशन, वो भी 4.5 पर बरकरार है। आने वाले समय में यानी Q3, Q4 या अगले साल के Q1 पर यह जताई जा रही है उम्मीद कि ये जो महंगाई है वो कम होता हुआ नज़र आ सकता है अगर फैक्टर्स हमारे तरफ में भारत के लिए या सभी के लिए फेवरेबल हों तो। जी श्यामा, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ग्लोबल ट्रेड में भी कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ श्यामा, एक और बात उन्होंने कही कि आरबीआई का रुख यानी कि पॉलिसी रुख बदलकर अब न्यूट्रल कर दिया गया है। इसका क्या तात्पर्य निकाला जाए? जी, जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया कि न्यूट्रल जो स्टैंस है, इसका मतलब ये होता है कि भारतीय रिजर्व बैंक या एमपीसी अब ओपन है रेट्स को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए। वो अब वो डेटा वो वॉच करेंगे। पहले भी वो डेटा वॉच कर रहे थे, लेकिन अब जो है जो जिस तरीके से फैक्टर्स पैन आउट हो रहे हैं, रिजर्व बैंक यहाँ पर एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। जिस तरीके से आपने भी देखा है कि लगातार 10 पॉलिसीज से यहाँ कोई बदलाव नहीं किया गया है। सिर्फ स्टैंस में थोड़ी बहुत अगर हमने देखा तो बदलाव किया गया। जो अकोमोडेटिव है उसे न्यूट्रल कर दिया गया। पहले भी जो था अकोमोडेटिव स्टैंस को चेंज किया गया था। तो यहाँ पर ये हम देख सकते हैं कि स्टैंस जो है वो ये दर्शाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक डेटा के जो डेटा उनके पास आता है उस हिसाब से वो एक्शन लेंगे। और अगर महंगाई आने वाले समय में कम होता हुआ और सस्टेन्ड कम होता हुआ नज़र आता है तो बिल्कुल एक अच्छी खबर आ सकती है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और भारतीयों के लिए, और जिन्होंने लोन लिए हैं, जिनकी ईएमआई लगी हुई है, उनके लिए एक अच्छी खबर आ सकती है। यानी कि रेट कट होता हुआ नज़र आ सकता है। और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि दिसंबर तक यानी कि जो अगली पॉलिसी होगी वहाँ पर कुछ खुशखबरी आती हुई ज़रूर नज़र आ सकती है। जी श्यामा, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी जम्मू कश्मीर में गठबंधन सरकार की। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।
अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब खबर हरियाणा से। शानदार जीत हासिल करने के बाद नायब सिंह सैनी दिल्ली में मौजूद हैं। आज सुबह वो दिल्ली पहुंचे। हरियाणा में तीसरी बार भी बीजेपी की ही सरकार होगी। विधानसभा चुनाव में 48 सीट पर शानदार जीत के साथ बीजेपी के इस हैट्रिक ने सभी आलोचकों का मुंह बंद कर दिया है। चुनाव से पहले ही ये घोषणा हो गई है और थी कि चुनाव मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, लिहाजा अगले मुख्यमंत्री भी सैनी ही होंगे। उनसे पहले बीजेपी के विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना जाएगा। वैसे सरकार गठन को लेकर दिल्ली में कल शीर्ष नेताओं की हरियाणा के प्रभारी मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ कल एक बैठक हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि नई कैबिनेट कैसी होगी, कौन से नए चेहरे हो सकते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस बार मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अनुसार हरियाणा की 36 बिरादरी का सपोर्ट बीजेपी को मिला है, तो उसी हिसाब से मंत्रिमंडल में सभी को जगह मिल सकती है। युवा और महिला विधायकों को भी समुचित सम्मान पार्टी देगी। नीरज जुड़ गए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से। नीरज, अब अटकलें तेज हो गई हैं कि अब नया मंत्रिमंडल कैसे होगा, नए चेहरों को जगह मिल सकती है, कौन हो सकते हैं नए चेहरे। खास हालांकि ये भी चर्चाएं हैं कि युवाओं और महिलाओं को ज्यादा तवज्जो दी जा सकती है इस बार। देखिए, बिल्कुल दी जा सकती है और आप देखें कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर सपोर्ट मिला है और खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये कहना है कि 36 बिरादरी का सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। यही कारण है कि मंत्रिमंडल में भी ये जो गणित है वो दिखाई देगा, यानी कि 36 बिरादरी के जो लोग हैं उनका जो प्रतिनिधित्व है वो नए मंत्रिमंडल में हो सकता है। हालांकि कई सारे मंत्री जो पुराने मंत्री से चुनाव हार गए थे और नए लोगों को इस बार जो मौका है वो मिल सकता है। कुछ नामों की चर्चा भी चल रही है। मैं भावना बता दूं, जैसे अनिल जी है, उनके नाम की चर्चा चल रही है। इसके अलावा मूलचंद शर्मा है, बल्लभगढ़ से है। महिपाल डाडा है जो पानीपत ग्रामीण से जीते, उनके नाम की चर्चा चल रही है। इसके अलावा राव नरवीर और हरविंदर कल्याण, इनके नाम की चर्चा चल रही है। आरती राव इंद्रजीत की बेटी है और दक्षिणी अगर आप हरियाणा में देखें तो 11 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, जिसमें राव इंद्रजीत का एक बड़ा रोल है। और इसके अलावा रणबीर गंगवा है, इनके नाम की चर्चा चल रही है, उसकी चुनाव देगी। ये तमाम जो चेहरे हैं जिनके नामों की चर्चा है चल रही है कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। लेकिन अब ये देखना है कि मंत्रिमंडल की जब विधायक दल की बैठक होगी, मुख्यमंत्री का चुनाव होगा और उसके बाद किन किन नामों पर जो मोहर है वो लगती है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि चाहे युवा हो महिला हो, पर्याप्त प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में दिया जाएगा, जिस तरीके का सपोर्ट उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिया। जी नीरज, 48 सीटों पर शानदार जीत का जश्न मना रही है इस समय बीजेपी और नायब सिंह सैनी भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस समय मंत्रिमंडल को लेकर कवायद कहीं ना कहीं तेज हो गई है। अब वहां का क्या हाल है, साथ ही साथ शपथ ग्रहण समारोह किस दिन जो है वो अपेक्षित है कि कब हो सकता है? देखिए, बिल्कुल नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंचे हैं, आज सुबह ही पहुंचे हैं, क्योंकि रात को नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए थे और चंडीगढ़ से फिर दोबारा आज सुबह दिल्ली के लिए रवाना हुए। निश्चित तौर पर इतनी बड़ी जीत मिली है, तमाम केंद्रीय नेतृत्व है उनसे मुलाकात करेंगे। जिन लोगों ने लगातार यहाँ पर कैंपेन किया, इसके अलावा जिन लोगों का सपोर्ट रहा उनसे मुलाकात करेंगे। अमित शाह है, इनसे उनकी जो मुलाकात है ये हो सकती है। इसके साथ साथ ही मंत्रिमंडल कैसा रहेगा, विधायक दल की बैठक कब होगी, शपथ ग्रहण समारोह कब होगा, इस पर भी वहाँ पर चर्चाएं चल सकती है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान से भी उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। इसके अलावा जो विप्लव देव है उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं, मनोहर खट्टर है उनसे मुलाकात उनकी हो सकती है। तो ये तमाम जो एक्टिविटीज है वो दिल्ली में चल रही है। इसके साथ साथ ही एक नई जो खबर है वो निकल कर सामने आई है कि दशहरा वाले दिन मंत्री जो शपथ ग्रहण समारोह है
वो हो सकता है। हालांकि ये सोशल मीडिया में चर्चा है या फिर जी। जो तमाम बीजेपी के लोग हैं वो चर्चा कर रहे हैं कि दशहरा वाले दिन शपथ ग्रहण हो सकता है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। जी नीरज, क्योंकि विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। चलिए सरकार गठन की तैयारियां अब तेज हो गई हैं, नजर बनाए रखिएगा नीरज। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते आगे, हरियाणा चुनाव के नतीजों पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जनता के लिए काम हो रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि साइलेंट वोटर्स ने इस चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लोगों के मन को भाने वाले इस प्रकार का जो रिजल्ट दिया है, और साइलेंट वोटर जो है इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है उसने, क्योंकि वोकल वोटर तो हमेशा मीडिया में इधर उधर जा करके या जाके एजेंसियों को अपनी बात बताया था, साइलेंट वोटर को भी बताता नहीं है। और जो गरीब वोटर है, जो जिसको कहना चाहिए अभावग्रस्त जीवन जीते हैं, उनके लिए मोदी जी की नीतियां बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। न्यूज़ 10 में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद बात होगी जम्मू कश्मीर गठबंधन की सरकार की। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। और अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां सरकार गठन को लेकर कई अटकलें तेज हो गई हैं। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेड ऑफिस में सभी विधायक पहुंच रहे हैं। विधायक दल की बैठक कल होने की संभावना है। उसके बाद गठबंधन की बैठक होगी, प्राथमिकताएं तय की जाएंगी। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट तारिक हामिद कर्रा ने फारूक अब्दुल्ला के उस बयान को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री होने की बात कही थी। कांग्रेस अध्यक्ष कर्रा के अनुसार ये उनका आंतरिक फैसला है। सीट शेयरिंग के बाद अभी पावर शेयरिंग होना बाकी है। अब सबकी नजरें इस बात पर लगी हैं कि गठबंधन में पावर शेयरिंग किस फॉर्मूले पर मोहर लगाती है। और इन सबके बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने चुनाव परिणामों को लेकर जम्मू कश्मीर की जनता को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो जनता के हितों को आगे बढ़ाएं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जम्मू कश्मीर के लोगों का, बिलखसूस जम्मू कश्मीर के वोटरों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस को अपनी मेजॉरिटी मिली। अब हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है। वोटरों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। उनकी जिम्मेदारी थी पोलिंग बूथ तक पहुंचना और अपने वोट का इस्तेमाल करना। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने काम के ज़रिए अपने आप को इन वोटों के काबिल और इन वोटों के लायक जो है वो साबित करें। वहीं जम्मू कश्मीर में सरकार गठन को लेकर चल रही अटकलों के बीच उमर अब्दुल्ला ने निर्दलीय विधायकों को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में जीते हुए 5 निर्दलीय विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस के संपर्क में हैं। आज़ाद उम्मीदवार आज 4-5 वैसे भी जीत के आए हैं, वो हमसे बात कर रहे हैं, वो भी आ जाएंगे तो हमारी लीड जो है वो बढ़ जाएगी, हमारी लीड घटेगी नहीं। धीरज जुड़ चुके हैं हमारे साथ जम्मू से। ज्यादा जानकारी के साथ धीरज का रुख करेंगे। धीरज, अब सरकार गठन को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं, खासकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जो भी फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया है कि उमर अब्दुल्ला प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे, इस पर कांग्रेस ने कटाक्ष कस दिया है। अभी स्थिति क्या है और साथ ही साथ गठबंधन की इस सरकार कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे काम करेगी और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है? जी बिल्कुल सही कहा। अगर हम कल की ही बात कर लेते हैं तो कल जो मतगणना का कार्य पूरा नहीं हुआ, इससे पहले ही फारूक अब्दुल्ला ने घोषणा कर दी थी कि जो अगला मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का वो उमर अब्दुल्ला होंगे। इस बयान पर कांग्रेस का बयान बाद में आता है। पहले भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर से जितेंद्र सिंह है, उन्होंने ही प्रतिक्रिया दी थी और उन्होंने कहा था कि आप गठबंधन के साथ चुनाव लड़े हैं। उस गठबंधन में कांग्रेस भी है, एनसी है और सीपीआई भी उसमें शामिल है। तो जब तक गठबंधन धर्म का पालन नहीं करते हैं
तो और उस समय की जो स्थिति थी, उस समय हंग असेंबली थी, किसी भी पार्टी को स्पष्ट जनादेश नहीं था। तो ये जो फारूक अब्दुल्ला का बयान है, ये उमर अब्दुल्ला ही मुख्यमंत्री होंगे, ये ऐसे ही दर्शाता है जैसे ये फैसले जो खाने के टेबल या मेज़ पर लिए जाते हैं या उनका घर का मसला हो। ये घर का मसला नहीं है, ये राज्य का मसला है, ये गठबंधन का मसला है। और गठबंधन के जो मसले होते हैं वो गठबंधन के जो आपके जो सहयोगी दल हैं उनके साथ बैठकर अगर फैसला लिया जाता तो इस तरीके की बातें मीडिया में नहीं आती। लेकिन गठबंधन धर्म से बिना बात किए हुए, बिना पूछे हुए फारूक अब्दुल्ला का ये बयान आता है कि जो अगला मुख्यमंत्री होगा वो उमर अब्दुल्ला होगा। और उसके बाद जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनकी प्रतिक्रिया आती है तारिक हामिद कर्रा का, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि फारूक का ये निजी बयान है, ये उनके पार्टी का निजी बयान है, क्योंकि जब तक आप सीट शेयरिंग के साथ जबकि आप सीट शेयरिंग के साथ चुनाव लड़े हैं, गठबंधन के साथ आप चुनाव लड़े हैं, तो जब तक कांग्रेस को आप उस जो मीटिंग में है या उसमें शामिल नहीं करते हैं तब तक ये फैसला लेना सही नहीं है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जनता ने उनको जनादेश दिया है, लेकिन जनता के जनादेश के बाद जो असली जो चुनौती है वो असली चुनौती जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने आने वाली है, क्योंकि जनता ने उन्हें जनादेश तो दे दिया है, लेकिन उनकी सबसे असली बड़ी जो चुनौती है वो जनता का जनादेश किस आधार पर जीते हैं, किस मसले को लेकर वो जनता के बीच में गए थे और उन्होंने कैसे कहा था कि हम यहाँ धारा 370 को हम फिर से वापस लाएंगे जम्मू कश्मीर में, और जैसे उनका स्टेटहुड का मसला है। तो ये सब जो वायदे उन्होंने जनता के बीच में किए हैं, देखिए धारा 370 राज्य का विषय नहीं है, ये केंद्र का विषय है, और ये धारा 370 को निरस्त करना ये पार्लियामेंट से निरस्त हुआ था। तो पार्लियामेंट के फैसले को उमर अब्दुल्ला कैसे बदलेंगे ये बताना बड़ा मुश्किल लगता है, या स्टेटहुड का ही मसला है, स्टेटहुड के मसले को कैसे वो वापस लाते हैं। इसके अलावा तो फिलहाल विधायकों का वहां जुटना शुरू हो गया। कल अहम बैठक है विधायक दल की, इसमें तय होगा कि आगे की रणनीति किस तरीके से आगे बढ़ेगी। धीरज, फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि जिस तरह से कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है वो इंडी गठबंधन के लिए बोझ बन गई है। एक हार हुई नहीं तो अलायंस ही टुकड़े टुकड़े हो गया, क्योंकि इनके पास कोई मिशन विशन नहीं है। ये केवल अपने अपने करप्शन और एम्बिशन को साधने के लिए आए हैं। ये एम्बिशन और करप्शन वाले हैं। जैसे ही हरियाणा में बाजी पलट गई और जनता ने कांग्रेस को कहीं का नहीं छोड़ा, तो अब गठबंधन के साथी भी उनको एक प्रकार से असलियत दिखाने लगे। और आज कांग्रेस पार्टी कैसी परजीवी पैरासिटिक पार्टी है ये तो खुद उनके एलाइज ही स्वीकार रहे हैं और मोदी जी की बातों की पुष्टि कर रहे हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।